हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बीपीएससी प्लस सीडीपीओ, बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों का डेट आ गया। ये आपका बीपीएससी 8 मई को होने वाला है और सीडीपीओ 15 मई को, और दोनों का पीटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये जो मैं रिवीजन सीरीज लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, रैपिड रिवीजन, ये 2020 का लेटेस्ट बुक है, जैसा कि देख रहे हैं आप, घटना चक्र का। और इससे पहले इस चैनल पे आपको 2 सेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें प्राचीन बिहार और जो बेसिक क्वेश्चन आपका बिहार से पूछा जाता है स्टेट के बारे में, वो तो दोनों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिए, अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात। अभी इस सेशन को देखिए पूरा, और नहीं देखें तो वो दोनों सेशन को भी देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है रिविजन के तौर पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन में हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास बिहार का, जो कि बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ में अन्य एग्जाम जहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ना सोचिएगा कि ये सिर्फ बिहार से ही रिलेटेड है, क्योंकि हिस्ट्री जो ऐसे अगर देखा जाए, ये वाला रीजन जो है नॉर्थ इंडिया का, दिल्ली से लेके आपका कोलकाता तक, और ये बिहार यूपी, तो मैक्सिमम हिस्ट्री पोर्शन यहीं पे है। ऐसा तो पूरे इंडिया में है, लेकिन ये वाला सेक्शन खास करके बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो या तो नॉर्मल हिस्ट्री बोलिए या बिहार हिस्ट्री बोलिए, ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन में जो पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं, क्या है, बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। तो देखिए, इस्लामिक सत्ता का प्रवेश कब, किसके द्वारा और कैसे हुआ, हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, और सारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया। तो वो कब विजय किया? तो देखिए, 1193 से 1206 ईस्वी के मध्य में, यानी कि उसके बीच में, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। ध्यान रखिएगा, किसका सैन्य कमांडर था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था, और ये 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। तो देखिए, बाद में फिर क्या होता है, इल्तुतमिश आक्रमण करता है। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये तो बख्तियार खिलजी का तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो काफी बार पूछा गया है। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिहार के तिरहुत, तिरहुत क्षेत्र का विलय, तिरहुत यानी कि ये वाला पार्ट, बिहार का ये वाला पार्ट, मुहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया। 1300, नेक्स्ट पॉइंट है, 1398 से 99 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं। 1495 से 96 के आसपास सिकंदर लोधी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। तो ध्यान रखिएगा, सारे नाम को ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोधी किसको राज्यपाल नियुक्त करता है? तो दरिया खान नुहानी को। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त किया, और इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। ये इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखिएगा। शेर शाह, जन्म 1472 में कुछ विद्वानों के अनुसार, और फिर या फिर 1486 ईस्वी, ये दोनों में से कुछ विद्वानों के अनुसार 1486, एक्चुअली कहीं पे 1472 मिलता है, कहीं पे 1486। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कंट्रोवर्शियल डेटा तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार आप ध्यान में रखिएगा। 1472 मान के चलिए। अभी बचपन का नाम पूछा गया क्वेश्चन, फरीद। पिता का नाम हसन खां। ये कौन थे? तो सासाराम के जागीरदार थे। शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो जौनपुर। जौनपुर कहाँ है? यूपी में, ध्यान रखिएगा इस बात को। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहार खां लोहानी जो था, फरीद खां को उपाधि किसकी उपाधि दी? तो शेर खां की। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शेर खां की उपाधि फरीद को यानी शेर शाह को किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, बहार खां लोहानी के द्वारा।
मोहम्मद यानी कि बहार खान लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेर खान ने विवाह कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बहार खान लोहानी थी उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी जिसका नाम था दूदू बेगम, उससे शेर खान क्या करता है, विवाह कर लिया। और 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। तो पहला युद्ध जिसमें शेर खान भाग लिया या शेरशाह, तो किसमें लिया, तो घाघरा का युद्ध में, ध्यान रखिएगा। फिर है 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है, हजरत के आला की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था, तो शेर खान के द्वारा। कब, तो 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर। नेक्स्ट फिर है आपका 1530 ईस्वी में लाड मलिका यानी कि चुनार के फैजादार ताज खान की विधवा से विवाह किया, फिर दूसरा विवाह कर लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें आपका है 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। फिर 1539 में, देखिए बिल्कुल क्रोनोलॉजी वाइज है, आप इसको देखते जाइए और डेट के साथ आप जो जिस टाइम पीरियड में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर ध्यान देते जाइए, बस आपको इसी तरह रिवीजन करना है। तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई कर लीजिए इसको। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण करता है। और 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की। तो देखिए ये दोनों जो, एक जो आपका चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराया, फिर दूसरा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया। तो हुमायूं को पहला जो 39 में हराया उसमें शेर शाह की उपाधि धारण की, और 40 में हराया उसमें द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा इसको। तो सूरवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा शेर शाह के द्वारा किया गया। किसको हराकर, तो हुमायूं को हराकर। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेर शाह पर एक कलंक है। तो निगेटिव पॉइंट देखिए शेर शाह का क्या है, कि रायसेन विजय कर वहां के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डालता है और वहां काफी जेनोसाइड यानी कि कत्लेआम करवाया। और ये 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय की, 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से अभियान के दौरान उसकी मृत्यु होती है, तो ध्यान रखिएगा कलिंजर अभियान। कब, तो 1545 ईस्वी में। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया। तो किस किस तरह विभाजित किया साम्राज्य को, तो ध्यान रखिएगा सरकारों में विभाजित किया था। अब प्रारंभ में 47 सरकारें थी। बंगाल विजय के बाद उस 16 सरकारों में विभाजित किया। बंगाल जीतने के बाद क्या किया, 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या, तो अच्छा ये बंगाल को विभाजित जीतने के बाद उसको बंगाल को 16, पहले से 47 था फिर बंगाल, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 63 हो गया, 63 हो गई। और सरकार का प्रशासन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सरकार का प्रशासन सिकदारन तथा मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। तो जो ये सरकार था ये 63, जैसे एक तरह से डिस्ट्रिक्ट बोलिए उस टाइप से इसका जो साम्राज्य था, जैसे राज्य में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन रहता है, वैसे ही इसका जो साम्राज्य था उसमें जो डिवीजन था वो जो सरकार बोलते थे। तो बंगाल जीतने वाले कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई, 63। और इसको जो चलाने का कार्य था वो किसके द्वारा था, तो ध्यान रखिएगा सिकदारन तथा मुंसिफे मुसीफान द्वारा चलाया जाता था। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तो ध्यान रखिएगा कि किस तरह की व्यवस्था थी भू राजस्व के लिए, रेवेन्यू के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा इसको। उसने चांदी का रुपया चलाया था, ध्यान दीजिएगा इस पे भी, चांदी का रुपया शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जीवनी किसके द्वारा लिखा गया, तो अब्बास खां शेरवानी के द्वारा। शेर शाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किस आकार में है, अष्टकोणीय आकार में है, और ये लाल बलुआ पत्थरों से बना है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, इस पे ध्यान दीजिए, अष्टकोणीय आकार में है और ये लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना।
फिर 1574 से 75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुस्शान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। ध्यान रखिएगा इसको, अजीमाबाद नाम किसके द्वारा पटना किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा, और सॉरी मतलब ये अजीमुस्शान के द्वारा। नेक्स्ट है फर्रुख सियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, फर्रुख सियार का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इकलौता क्या बोलते हैं इसको, शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, अब इसमें ज्यादा नहीं है, मिडिएबल में यानी कि मध्यकालीन बिहार इतिहास में थोड़ा ही है, तो आपको बहुत आसानी से इसको रिवीजन कर पाइएगा। आप एक दो बार देख लीजिएगा तो सारा डेटा याद हो जाएगा। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, 1701 में औरंगजेब ने किसको? तो मुर्शीद कुली खां को, एक सेकंड, मुर्शीद कुली खां को क्या बनाया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। जो राजधानी थी उसे ढाका से कहा, मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलवर्दी खां 1740 से 56 जो था उसका टाइम पीरियड, नवाब बना और वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 2-3 पॉइंट और है, देख लीजिए इसको। 1556 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो कि अलवर्दी खां का नाती था, बंगाल का नवाब बना। फिर 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया, और 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे आपका मध्यकालीन इतिहास से बिहार का, ये मैं यहाँ पे इसको कवर कर दिया हूँ इस बुक में, जितने पॉइंट दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और बहुत ही जल्द मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन लेके आऊँगा, मॉडर्न बिहार का यानी कि आधुनिक बिहार का। बस आप चैनल पे बने रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। आप सभी ऑल द बेस्ट।